स्वदेश आर में आपका स्वागत है। बदलें और बढ़े देश के साथ, ईडीना स्वदेश का यही नारा है। हम आपको देश की तरक्की में भागीदार बनाना चाहते हैं। बदलें और खुद बढ़ें और देश को भी बढ़ाएं। भारत की जो अर्थव्यवस्था है अर्थात इकॉनमी है, इस समय सही चाल चल रही है और इस बात का जो इंडोर्समेंट है वह रेटिंग एजेंसी मूडी ने भी करा है। मूडी ने कल भारत की जो आउटलुक है वह चेंज करी है। उन्होंने भारत की जो आउटलुक है वह बढ़ा दी है। इसका मतलब ये है, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज़ का मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था में इस समय सुधार हो रहा है। रेटिंग एजेंसीज का जो व्यू है वह काफ़ी महत्वपूर्ण व्यू है। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रेटिंग एजेंसीज कई बार एक प्रकार का इंडिकेटर होती हैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए और फॉरेन निवेशकों के लिए। रेटिंग एजेंसीज जब किसी कंट्री की इकोनॉमिक आउटलुक चेंज करती हैं तो जाहिर है कि उस कंट्री की इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ आ रही है और मैक्रो इंडिकेटर्स स्टेबल हो रहे हैं। कोरोना काल में हालांकि भारत की इकोनॉमी को और अर्थव्यवस्था को काफ़ी मार पड़ी थी। इकोनॉमी में बड़ा स्लो डाउन आया था, कंजम्पशन में ड्रॉप हुआ था और इन्वेस्टमेंट साइकिल, जिससे हम कहते हैं फ्रेश कैपिटल जनरेट होती है, वो रुक सी गई थी। मगर अब समय बदल चुका है, इकोनॉमिक साइकिल ठीक हो चुकी है। बैंकों में क्रेडिट ग्रोथ वापस आ रही है। हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है, विदेशी भंडार, उसकी वो करीब 440 बिलियन डॉलर से ऊपर है। तो अगर आप मैक्रो चीज़ों की बात करें तो इस समय भारत की जो अर्थव्यवस्था है काफ़ी बेहतर और काफ़ी अच्छी लग रही है। एक तरफ चाइना जो ओवर इन्वेस्टमेंट की वजह से अपनी इकोनॉमी को स्लो कर रहा है, वहाँ पर एक कॉन्शियस स्लो डाउन आ रहा है। भारत उल्टी राह पर चल रहा है। भारत इस समय और भारत के उद्योगपति और भारत के जो एंटरप्रेन्योर्स है इस समय एक्सपेंशन मोड में है। तो जो मैं समझा रहा हूँ उस पर दोबारा गौर करिएगा। चाइना ने पिछले कुछ सालों में ओवर इन्वेस्ट करा था और वह इकॉनमी स्लो हो रही है। इंडिया ने कुछ सालों में अंडर इन्वेस्ट करा था और इंडिया की जो इकॉनमी है इस समय ऊपर हो रही है। तो रेटिंग एजेंसीज अपनी आउटलुक क्यों बदलती हैं? इसका प्रमुख कारण होता है जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आ रहा है। इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान का जो बैंकिंग सेक्टर है, जिसको कोरोना काल में काफ़ी मार पड़ी थी क्योंकि व्यापार गिर गया था, क्योंकि लोगों की जॉब्स गई थी, जिसकी वजह से रिटेल डेलिक्वेंसीज और कॉर्पोरेट डेलिक्वेंसीज आई थी, अब वह हमारे पीछे है। अगर आप देखें फिस्कल डेफिसिट की जो कंसर्न्स हैं वो भी इस समय सब विशेषज्ञों का मानना है कि उसको लेकर के अब चिंता का विषय नहीं है। अगर हम ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें तो वह आंकड़े भी इस समय बुरे नहीं लग रहे हैं। तो इन सब बातों को लेकर के मूडीज़ का मानना है कि भारत और इंडिया का जो डेट पेपर है इतना महंगा नहीं होना चाहिए। और अगर आप भारत की डेट रेटिंग की तुलना कुछ यूरोपियन कंट्रीज से करें तो इस समय इंडिया की रेटिंग इम्प्रूवमेंट का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। मगर एक प्रकार का इंडोर्समेंट है, एक प्रकार की मोहर है कि कोरोना काल से भारत की अर्थव्यवस्था निकल चुकी है। सबका यह मानना है कि इस समय हमने जो वैक्सीन रोल आउट पर बेहतरीन काम करा है, एक प्रकार का कीर्तिमान इस्टेब्लिश करा है, उन सब बातों को अगर आप एडअप करें तो जाहिर सी बात है दैट इंडिया हैज़ बीन अ विनर, एट लीस्ट Indian economy has been a resilient and has been a winner in this entire corona crisis. अब मार्केट की, कॉर्पोरेट इंडिया की और आज की सुर्खियों और बड़ी न्यूज़ को जानने के लिए चलते हैं मेरी सहयोगी कविता के पास।
शुक्रिया निकुंज। और इतनी बेहतरीन समझाइश के बाद रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। और आज की बड़ी खबर में सबसे पहले बात करते हैं शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की, जहां पर हमने बिकवाली का दिन देखा। सेंसेक्स 550 और निफ्टी 250 अंक गिरकर बंद हुआ है बाजार में। और क्या हलचल रही है, पूरा अपडेट लेकर हाजिर हैं मार्केट रिसर्चर और एनालिस्ट शरद दुबे। तो बताएं शरद, आज हमने बाजार में किन सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन देखा, क्या क्या स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी देखा? दिन भर में मार्केट में चढ़ाव और उतार देखने को मिला और मार्केट जो है दिन के जो है लोअर स्तर पे जो है बंद हुआ है। और उसके अलावा मेटल, सरकारी बैंक्स और फार्मा और रियल्टी शेयरों में दबाव देखने मिला है। अगर पूरे सेक्टोरल इंडिसेस के भी बारे में बात करें तो एक टाइप से है दबाव देखने मिला, एक डाउनटिक देखने मिला है। हालांकि आपके स्पेशली जो कमोडिटी रिलेटेड स्टॉक्स है उनमें तेज़ी देखने मिली है, स्पेशली आपके कॉटन के, कॉफ़ी की और थोड़ी सी रेलवे थीम्ड वाले स्टॉक्स में भी एक तेज़ी पकड़ने मिली है। इंडिया विक्स में भी ऑलमोस्ट 6% का उछाल हुआ है, मतलब वॉलेटिलिटी मार्केट्स में बढ़ी है। निफ्टी गेनर्स की बात करते हैं तो ONGC जो है टॉप गेनर रहा है और इसका एक ही कारण है कि नेचुरल गैस प्राइसेस में जो है बढ़त हुई और ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। उसके अलावा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, UPL, ब्रिटानिया, HDFC बैंक में भी एक टाइप से तेज़ी देखने मिली थी। निफ्टी लूजर्स की बात करें तो दिन के जो सेकंड हाफ में है आपकी जो लूजर्स की जो संख्या है ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट्स में और निफ्टी में जो है बढ़त देखने मिली है। स्पेशली आपके हिंडाल्को, SBI लाइफ, JSW स्टील, टाटा स्टील, अदानी पोर्ट्स, ये सारे स्टॉक्स पे जो है एक टाइप से दबाव देखने मिला था। मिड कैप लूजर्स की भी बात करें तो उसमें जो है थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने मिली थी, स्पेशली GSFC के लिए जो रिसेंटली जो एक अच्छी स्टॉक में एक अच्छी रनअप देखने मिली थी। गॉडफ्री फिलिप्स, अरविंद, नाल्को और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में भी मुनाफा वसूली हुई है। स्टॉक्स जो थोड़े दबाव में दिखे थे। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो सबसे पहले हिंदुस्तान कॉपर का नाम लूँगा। वेदांता के जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वेदांता गवर्नमेंट की स्टेक ले सकती है कंपनी में, तो आज के टॉप जो निफ्टी 500 इंडेक्स से जो गेनर्स है उसमें हिंदुस्तान कॉपर का नाम शामिल है। जैन इरिगेशन भी फोकस में है और टाटा के दो कंपनी, टाटा कॉफ़ी और टाटा केमिकल्स में भी एक अच्छी बढ़त देखने मिली दिन के ट्रेड में। और STC जो आपके स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन है उनमें ऑफकोर्स अच्छी जो है मूवमेंट देखने मिली। याद रखिए ये कंपनी जो है मेटल्स के ट्रेडिंग में है और सारे मेटल्स के जो स्टॉक्स है उनमें भी एक टाइप से जो प्राइसेस है उनमें एक तेज़ी देखने मिली है। दो सेक्टर्स के बारे में बात करूंगा जहां पे जो फोकस में थे, स्पेशली फर्टिलाइजर स्टॉक्स में JSFC ले लीजिए, JNFC ले लीजिए, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, ट्रैवनकॉर ले लीजिए या RCF ले लीजिए, तो इन स्टॉक्स में तो थोड़ी सी बिकावली देखने मिली थी। रिसेंट रैली जो है इनके जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है उनमें बढ़त के कारण जो है एक अच्छी रैली देखने गई थी, तो एक टाइप से प्रॉफिट बुकिंग इन स्टॉक्स में देखने मिली थी। और आखिर में बात करेंगे आपके चाय और कॉफ़ी के स्टॉक्स के लिए CCL प्रोडक्ट्स, टाटा कॉफ़ी, धुनसरी वेंचर्स, ये सारे स्टॉक्स जो थे चहक रहे थे दिन के ट्रेड में। और एक रिपोर्ट भी आई थी कि जो फर्स्ट हाफ में जो एक्सपोर्ट्स है उनमें जो एक्सपोर्ट से 25% का जो है बढ़ोतरी देखने मिला है। तो आज कॉफ़ी के स्टॉक्स जो कमोडिटी स्पेस में थे उनमें बढ़ोतरी देखने मिली है। तो ये सारे एक्शन थे आज के मार्केट में। शुक्रिया शरद इस पूरे मार्केट राउंडअप के लिए। हम आगे बढ़ेंगे। बाजार के दिग्गज मधु केला का मानना है कि शेयर बाजार के निचले स्तरों को पकड़ पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। और हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में मधु केला ने कहा है कि रिटेल निवेशकों को थोड़ा थोड़ा करके बाजार में निवेश करते रहना चाहिए। एक जनरल मार्केट में फीलिंग है कि मार्केट बहुत बढ़ चुका है एंड इस मार्केट में अगर आप अब निवेश करेंगे तो यू मे एक्चुअली सफ़र। लेट्स डिस्कस इट। आई एम स्लाइटली रिपीटेटिव विद दिस क्वेश्चन बट जस्ट फॉर अ ब्रॉडर ऑडियंस, आपको क्यों लगता है कि इस समय करेक्शन आ सकते हैं मगर बुल मार्केट ख़त्म नहीं होगा? ये मेरे को, ये मैंने बोला आपको, करेक्शन आ सकता है यहाँ पे और मार्केट का नेचर है, करेक्शन आते ही रहते हैं। ये कभी भी एक परपेंडिकुलर लाइन में ना तो बियर मार्केट लास्ट करता है ना बुल मार्केट लास्ट करता है। द क्वेश्चन है कि वो जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर ये क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर उसके पोर्टफोलियो का 80-90% ऑलरेडी इक्विटी में इन्वेस्टेड है देन उसको बेचना चाहिए और उसको रिबैलेंस करना चाहिए, बिकॉज ये उससे बहुत पैसा बनाया है। पर आप अगर कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो जिसका 5% पैसा लगा हुआ है इक्विटी में, या जिसका 10% पैसा लगा हुआ है, तो आपके पास तो बहुत ज़्यादा रूम है अभी और भी इन्वेस्ट करने के लिए, और आपको सिस्टमेटिकली डालना ही पड़ेगा। मेरे कितने सारे दोस्त हैं जो रोज कोरोना के नंबर गिन रहे हैं निकुंज, रोज अभी भी देख रहे हैं कि 3rd वेव आएगा, 4th वेव आएगा, 5th वेव आएगा और हमको चांस मिलेगा।
वेव आके चली गई और निफ्टी हो गया 7,500 का 18,000। अभी किसको पता है कब करेक्शन आएगा, और अगर आया भी करेक्शन और अगर बुल मार्केट जैसा करेक्शन हुआ तो अगर सपोजिंग हाइपोथेटिकली अगर ये 18,000 का निफ्टी कभी 16,000 हो गया, उस समय लगेगा 16,000 पे लगेगा तो 14,000 होने वाला है, तो मैं 14,000 में लूँगा। तो ये बहुत डिफिकल्ट होगा वो पॉइंट को पकड़ना कि ये करेक्शन है और अभी हम इन्वेस्ट कर दें। सो द ओनली वे रिटेल इन्वेस्टर के लिए कि आप सिस्टमेटिकली, अगर आपका अंडर इन्वेस्टेड है इक्विटी में, तो आप सिस्टमेटिकली अगर आप खुद करते हैं तो बॉटम अप तरीके से अच्छी कंपनियां खोज के इन्वेस्ट करें। अदरवाइज जो सेक्टर्स आपको अच्छे लगते हैं उनके सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स हैं, वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या ब्रॉडर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर मैं 30 साल के मेरे अनुभव से ये बोल सकता हूँ कि उसको एक पिन पॉइंट करना और वेट करना वो करेक्शन के लिए, वो करेक्शन आएगा और उस समय हम पूरा इन्वेस्ट कर देंगे, ये सिर्फ हैंडसाइट में होता है। रियल वर्ल्ड में बहुत कम बार मैंने देखा ऐसा होते हुए। एक आखिरी सवाल, हमने देखा है कि इस बुल मार्केट के अंदर टाटा ग्रुप की कंपनीज की री रेटिंग हुई है, टाटा स्टील हो, टीसीएस हो, टाटा पावर हो या फिर टाटा कंज्यूमर हो, ऑल टाटा कंपनीज हैव गॉट सीरियसली रेटेड। बढ़िया काम हो रहा है, चंद्रा जी भी बढ़िया काम कर रहे हैं, राकेश भैया जब भी शो पर आते हैं तो हमेशा प्रेज करते हैं टाटा ग्रुप की और काफ़ी बढ़िया काम हो रहा है। ऐसा कोई कॉर्पोरेट ग्रुप आपको लगता है कि इस डेकेड का बड़ा हो सकता है? 100% हो सकता है। मैं भी एक बड़ा फ़ैन हूँ चंद्रा जी का। उन्होंने निकुंज ये भी एक चीज़ बोलता है, एक मोदी जी ने देश की कितनी किस्मत बदल दी ऑन ऑल फ्रंट्स, और एक चंद्रा जी ने एक ग्रुप को वो कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं। और अभी भी अभी तो 2-3 साल ही हुए हैं, तो अभी भी अर्ली डेज है, तो ऑब्वियसली बहुत पोटेंशियल है इन सम ऑफ द टाटा ग्रुप कंपनीज टू प्ले आउट। ये पूरे डिकेड में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज और काफ़ी वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी टाटा ग्रुप में मेरे हिसाब से बाकी होगी। एंड वी विश देम ऑल द बेस्ट, एंड आई एम श्योर अभी पिक्चर बाकी है। अभी पिक्चर बाकी है और अभी इंडियन बुल मार्केट की भी जो रंगत है वह बाकी है। मधु जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू योर मच मोर इंटरेक्शन विथ यू बोथ ऑन ET Now English and ET Now Swadesh. Thank you, Nikunj. Thank you so much. Always pleasure interacting with you. God bless you. Thank you so much. आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज कैबिनेट की बैठक के बारे में। आज कैबिनेट में कई बड़े ऐलान हुए हैं, लेकिन सबसे बड़े 2 ऐलान है। पहला ऐलान जो है वो रेल कर्मियों के लिए है, जिन्हें 78 दिन के बोनस का फैसला उनके लिए लिया गया है। दूसरा बड़ा ऐलान टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ा हुआ है, जिसमें मित्रा योजना को मंजूरी दे दी गई है। ET Now स्वदेश ने ये खबर आपको कल ही दिखाई दी और आज कैबिनेट ने इस खबर पर मुहर लगाई है। आपको ध्यान होगा ROSCTL यानी रेमिशन ऑफ स्टेट टैक्सेस, लेवीज, सेसेस, इसके लिए एक स्कीम 2019 में लॉन्च हुई थी एपरल्स और मेडअप्स के लिए। वो स्कीम 2024 तक अब एक्सटेंड कर दी गई है, जिससे एक पूरे टेक्सटाइल सेक्टर में उत्साह है निर्यात को लेके। इसी के साथ साथ रॉडटेप, ये भी रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस हैं। जो एपरल और मेडअप्स के अलावा जो टेक्सटाइल क्षेत्र से जुड़े हुए वस्तु हैं, उनके लिए ये स्कीम अनाउंस हो गई है, उसके रेट्स अनाउंस हो गए हैं। सरकार के फैसले पर टेक्सटाइल सेक्रेटरी से हमने एक्सक्लूसिव बातचीत भी की। उन्होंने दावा किया है कि ये एक गेम चेंजर कदम साबित होगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इम्पोर्टेंस सबको पता है। अबाउट 2.3% ऑफ GDP जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ से आता है। सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर कंट्री में जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली करीब 10.5 करोड़ लोग जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है। हमारा जो टोटल मर्केंडाइज एक्सपोर्ट होता है उसका करीब 11-12% एक्सपोर्ट जो है वो टेक्सटाइल का रहता है। 2019 में ROSCTL स्कीम लाई गई थी, उसको फिर से एक्सटेंड किया गया है कि जो ऐसे एम्बेडेड टैक्स हैं जो कि उनको रिफंड किए जाएं, क्योंकि गुड्स एक्सपोर्ट होने की बात होती है, टैक्सेस एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्ट्स आर ऑलवेज जीरो रेटेड एक्चुअली। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कुछ दिन पहले ही ROSCTL को 2024 तक का
एक्सटेंड कर दिया गया है एक साथ ही, जिससे कि जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी बहुत राहत मिली है। दूसरी, आपको पता ही है कि हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो 10,623 करोड़ की 83 करोड़ की है, वो कुछ दिन पहले ही कैबिनेट से अप्रूव हुआ है। उसके बाद आज एक तीसरा बड़ा फैसला जो लिया गया है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, वो है स्कीम कॉल पीएम मित्र। जैसा कि आपने अभी बताया, पीएम मित्र के अंतर्गत 7 बड़े बड़े टेक्सटाइल पार्क सेटअप किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कोई बदलाव करेगा? इसका फैसला तो 8 अक्टूबर को रिजर्व बैंक ही करेगा, लेकिन अनुमान क्या कहते हैं? ईटी नाउ स्वदेश ने इस पर एक पोल किया है और क्या कुछ इस पोल से निकल कर आया है, बता रही है हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। जी, 6 तारीख से शुरू हो चुकी है एमपीसी की बैठक, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक। अब इसमें आरबीआई ब्याज दरों में कुछ फैसला ले सकता है और उसका आउटकम आएगा 8 तारीख को। तो इस पर हमने एक पोल कराया, काफ़ी सारे बैंकिंग एनालिस्ट और एक्सपर्ट से बात की और यहाँ पर 100% जानकारों का यही मानना था कि इस पॉलिसी में कोई भी कटौती नहीं होगी, स्टेटस को इस पॉलिसी भी मेंटेन रहेगा। अगला सवाल हमारा ये था कि पॉलिसी स्टेटमेंट की कमेंट्री यानी कि रुख किस तरीके का होगा। तो यहाँ पर करीब 75% जानकारी मांग के चल रहे थे कि जो कमेंट्री होगी वो न्यूट्रल रहेगी। वहीं 25% जानकारी भी मांग के चल रहे थे कि नर्म रह सकता है रुख, यानी कि डविश कमेंट्री यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगला सवाल हमारा महंगाई को लेकर था, क्योंकि आरबीआई ने जो महंगाई दर का अनुमान था वो 5.7 पर प्रोजेक्ट किया था और अगस्त में हमने देखा कि महंगाई दर 3 महीने के निचले स्तर पर यानी कि 5.3% पे पहुंच चुकी थी। तो अगला सवाल हमारा इसी को लेकर था कि इन तमाम आंकड़ों को देखते हुए क्या आरबीआई महंगाई दर में कमी करेगी, महंगाई दर अनुमान में कमी करेगी। तो यहाँ पर 75% जानकारों का मानना था कि नहीं, यहाँ पर कोई कमी नहीं करेगी। वहीं 25% जानकारी भी मांग के चल रहे थे कि इस लेवल को देखते हुए महंगाई दर अनुमान में कमी हो भी सकती है, क्योंकि अब जिस तरह से फोकस ग्रोथ पर है और इकोनॉमी धीरे धीरे खुल रही है, हो सकता है कि आने वाले समय में महंगाई और बढ़ते हुए नजर आए। और इसके अलावा कच्चे तेल की भी तो चाल है, वो भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है, तो उसका असर महंगाई दर पर देखने को मिल सकता है। इस वजह से 75% जानकारों का मत ना की तरफ था। अगला सवाल हमारा जीडीपी को लेकर था कि इकोनॉमी क्योंकि अब धीरे धीरे ओपन अप हो रही है, नॉर्मल ऑपरेशंस फिर से शुरू हो रहे हैं, तो क्या आरबीआई जीडीपी ग्रोथ के लक्ष्य में बदलाव करेगी, जो कि 9.5% प्रोजेक्ट किया था आरबीआई ने। तो यहाँ पर 75% जानकार 75% जानकार ये मांग के चल रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ के अनुमान में कुछ बदलाव हो सकते हैं। वही 25% जानकार बोल रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। 9.5% ऑलरेडी एक अच्छा टारगेट है जो कि आरबीआई इस वक्त देख रही है। आखिरी सवाल हमारा ये था कि आरबीआई स्टेटमेंट में फोकस कहाँ पर रहेगा। तो करीब 5-6 चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई। पहला तो ये था कि ग्लोबल सिचुएशन इस वक्त किस तरह की है, इस पर कमेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। कमोडिटी प्राइस में हम जो देख रहे हैं लगातार बढ़त हो रही है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना। भारत की जो फिजिकल सिचुएशन है, जो कि सरकार ने काफ़ी बेहतर तरीके से मैनेज की है, उस पर क्या कमेंट्री निकल कर आती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। कच्चे तेल की चाल, लिक्विडिटी को लेकर किस तरह के बयान आते हैं, और उसके अलावा चाइना में जो पावर कंस्ट्रेंट हो रहे हैं, पावर सप्लाई में जो इश्यूज आ रहे हैं, उसको लेकर कितनी चिंता है, भारत पर उसका कितना असर पड़ सकता है, इन तमाम मुद्दों पर आरबीआई का जो कमेंट आएंगे उस पर हमारी नज़र रहेगी। चलिए, तो ये आरबीआई की पॉलिसी से पहले जो पोल करवाया उसकी बारीकियां। हम आगे बढ़ते हैं। इंडिया में फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो गई है। रेमंड कंपनी कैसी चल रही है, इकोनॉमी का क्या है हाल, इन सब मुद्दों पर हमारे सीनियर एडिटर अजय शर्मा ने गौतम सिंघानिया, रेमंड के मैनेजिंग डायरेक्टर से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आइए सुनते हैं क्या कहना है गौतम सिंघानिया का। आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। ये एक स्पेशल टेलीकास्ट है। गौतम सिंघानिया, रेमंड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, हमारे साथ जुड़े हैं बात करने के लिए कि कंपनी कैसी चल रही है, डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द बिजनेस कैसे चल रहे हैं, और इन जनरल उनको इकोनॉमी का क्या हाल अभी लग रहा है कोरोना से रिकवर होते हुए। गौतम जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए ईटी नाउ स्वदेश पे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, इंडिया में फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो गई है, रक्षाबंधन अभी गया है, गणेश चतुर्थी, और धीरे धीरे अभी से लेके फरवरी मार्च तक, होली तक फेस्टिव सीजन रहता है। आपकी कंपनी की पल्स कंज्यूमर डिमांड पे काफ़ी अच्छी से रहती है।
आपको कैसा लगता है इस बार का फेस्टिव सीजन आता हुआ आपकी नजर में? जो हम लोग देख रहे हैं अभी कि फेस्टिव सीजन आ रहा है, जैसे आपने कहा सही बात है। और एक हम हमेशा देखते हैं कि सितंबर में पिकअप चालू होता है। फिर जिस तरीके से बाजार जाता है कि सितंबर में अर्ली में पिकअप होता है, फिर थोड़े दिन श्राद्ध के लिए थोड़ा सा स्लो रहता है। लेकिन जैसे ही श्राद्ध खत्म होकर दशहरा आता है, हम डिमांड बहुत स्ट्रांग देखते हैं। नंबर 2, हम हमारे ग्राहकों से बात कर रहे हैं, बाजार में बात कर रहे हैं, सबका सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव है। और हम लोग का रियल एस्टेट का भी बिजनेस है। रियल एस्टेट में हम ऑलरेडी ट्रैक्शन देख रहे हैं, और फैब्रिक में ट्रैक्शन देख रहे हैं, अपैरल में ट्रैक्शन देख रहे हैं। तो मैं उम्मीद रख रहा हूं कि आगे बढ़ते हुए समय अच्छा दिखना चाहिए। तो आप ये कहेंगे कि आपको सेंटिमेंट ऑन ग्राउंड काफी अच्छा दिख रहा है। गौतम, आपके बिजनेस का डोमेस्टिकली तो काफी अच्छा, ऑफ कोर्स रेमंड इज नो स्ट्रेंजर, बहुत जबरदस्त कंपनी है, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, मिड साइज शहरों में, और एक्सपोर्ट्स में भी आपका एक तरह से फुटप्रिंट है। आपको इसी तरह की बॉयंसी क्या विदेशी मार्केट्स में भी दिख रही है, या आपको इंडिया में स्पेसिफिकली ज्यादा बॉयंसी दिख रही है? नहीं, ये बात आप जो रेस किए बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी जैसे कि 2-3 चीज हो रही है बहुत इंटरेस्टिंग। मैं लास्ट हफ्ते भर में मैं लंदन में हूँ, मेरे कस्टमर लोग से मिला हूँ। 2 चीज हो रही है। एक तो पैंडेमिक में, एंड आई थिंक दिस इज ट्रू अक्रॉस द बोर्ड, पैंडेमिक में बहुत बिजनेस बंद हो गए। एंड तो जो अगर से टोटल डिमांड 100 सूट की हो, और हर रिटेलर के पास 20-20 सूट का मार्केट शेयर है, 5 रिटेलर का, तो जब 2 या 3 कंपनी बंद हो जाएं, तो ये जो बाकी बचते हैं उनको ज्यादा डिमांड मिलता है। तो एक तो ये हम देख रहे हैं। दूसरी बात जो हम देख रहे हैं कि हमारे जितने कस्टमर हैं, उन्होंने डिसाइड किया है कि उनको खाली 1 या 2 लोगों के साथ डील करना है, उनको 5 लोग के साथ सप्लाई नहीं करना है, क्योंकि उनको टोटल सोल्यूशन रेमंड से मिलता है। तो हमारा इंडिविजुअल कस्टमर काफी बड़ा हो गया, एंड ही हैज एलोकेटेड लॉट मोर बिजनेस टू मी। तो जैसे कि कल हम एक ग्राहक के साथ लंच खा रहे थे, उसने 5 सप्लायर्स को कम करके खाली 2 सप्लायर कर दिया। तो 100% उसका बिजनेस 50% मेरे पास है, 50% किसी और के पास। हमारे दूसरे ग्राहक ने भी वही किया है। तो ये एक हमारे बिजनेस के लिए अच्छी चीज है। नंबर 2, आप यहाँ के मार्केट को देखिए, यहाँ का डिमांड इज बैक टू प्री 2019 लेवल्स, उससे हायर है। तो ये भी एक अच्छा साइन है। गौतम जी, आप जो है एक मैन्युफैक्चरर भी हैं, आप एक रिटेलर भी हैं, आप एक एक्सपोर्टर भी हैं, and of course you are someone who travels the world and likes to see different parts of the world. जो एक ग्लोबल रिकवरी आ रही है, चाहे वो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की वजह से हो, यूएस में भी एक बड़ा सा पैकेज की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज जो जॉब्स बनाएगा एटसेट्रा। हम लोग बहुत सारे अदर रिटेलर्स से बात करते हैं जो बेबी किड्स वेयर, ये सब यूके और यूरोप और यूएस के सप्लाई करते हैं, होम टेक्सटाइल वालों से बात करते हैं। वो बता रहे हैं कि एक रिटेल सेंटिमेंट ग्लोबली जो आ गया है, खरीदारी बहुत बढ़ने वाली है, और ये पूरी ये 1-2 महीने का फिनोमेना नहीं लगता। ये जो डिमांड रिकवरी अच्छी आ रही है, ये थोड़ा ड्यूरेबल फिनोमेना लग रहा है। आपने बहुत साइकिल्स देखे हैं, आपको लगता है कि ये थोड़ा ड्यूरेबल है? हमको तो लग रहा है, देखिए लोग जो लॉकडाउन में बैठे थे, यहाँ पे आज अगर आप रेस्टोरेंट में जाएं, आपको 50% रेस्टोरेंट में तो टेबल ही नहीं मिले। सब रेस्टोरेंट 3-3, 4-4 महीने के लिए फुल है। अगर हम जो हमारे कस्टमर्स हैं, उनका ऑर्डर बुक, चाहे अमेरिका में हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे जापान में हो, उनका ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है। तो यूरोप में पैंडेमिक पहले आया था, इंडिया में लेटर आया था, एंड यही अगर मैं फिलॉसफी देखें इंडिया में, आज अगर आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर देखिए इंडिया में, सब होटल फुल है टूरिस्ट के लिए। बाहर के टूरिस्ट नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अंतरिक्ष टूरिस्ट तो हैं। तो ये एक अच्छा साइन है।
गौतम जी, आई मस्ट ऑल्सो कंग्रेचुलेट यू। आपकी FY21 की जो एनुअल रिपोर्ट थी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, काफ़ी डिटेल्ड आपने रोड मैप शेयर किया है कंपनी का, और ये भी बताया है कि लास्ट 1 से 2 साल काफ़ी टफ था पूरी कंपनी के लिए, पूरे कंट्री के लिए था, कॉर्पोरेट इंडिया के लिए था, सिटीजन्स के लिए था और आपके लिए भी था, जो आपको टफ डिसीजंस भी लेने पड़े बहुत सारी कंपनीज की तरह। बट आपने एक बहुत अच्छा शब्द यूज़ किया है, रिकैलिब्रेटिंग योर फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी। अगर आप हमारे व्यूअर्स के लिए उस पर थोड़ा सा कलर शेयर करें कि कंपनी को आप रिकैलिब्रेट कर रहे हैं, आगे के लिए तैयार कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो कभी कभी जिंदगी में हमें एक बार रुक करके सोचना पड़ता है हम क्या कर रहे हैं। और जब हम लोग एक बार ये बिजनेस में एक ट्रेडमिल पे जैसे भागते रहते हैं हम लोग, ये भगवान के तरीके से भगवान ने हमको दिखाया है कि हमने पेंडेमिक किया, एक लाइट हार्ट पे आपको बता था। आप अपने धंधे को एक बार फिर से देखिए। तो जैसे कि कॉस्ट रिस्ट्रक्चरिंग है, ये एक हाथ पकड़ करके काम कराया गया। तो हमने पूरा कॉस्ट स्ट्रक्चर ही देखा, हम बिजनेस कैसे करते हैं। आज आप देखिए, जैसे आज आप और हम जूम पे बात कर रहे हैं, आप इंडिया में कहीं है, मेरे को मालूम ही नहीं आप कहाँ हैं, और मैं यूरोप में कहीं हूँ, आपको मालूम ही नहीं मैं कहाँ हूँ। लेकिन 1 साल पहले आप ये नहीं कर पाते, ये सोचते भी नहीं। आज जूम कॉल जो होता है वो लाखों तो क्या करोड़ों लोग रोज कर रहे हैं। अरे आप देखिए, उसमें आपका टैक्सी का पैसा बचा, ट्रैवल का पैसा बचा, 2 कॉफी का पैसा बचा, क्योंकि आप आओगे मेरे घर तो मैं आपको कॉफी तो पिलाऊंगा, शक्कर का पैसा बच, जो भी है। तो एक वो कॉस्ट रिस्ट्रक्चरिंग हो गई है। करेक्ट। तो इसका मतलब है बिजनेस से वापस आते हैं, आपकी कैपेसिटीज जो हैं, आपने काफ़ी कैपेसिटीज ऐड भी की हैं। मुझे याद है मैं आपकी कुछ फैक्ट्री विजिट किया था कुछ साल पहले यवतमाल में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जहां आपने ज़बरदस्त एक्सपेंशन किया था। क्या लेवल्स पे आपके एवरेज फैक्ट्रीज इस समय ऑपरेट कर रही हैं? बिकॉज एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है यहाँ बॉम्बे में, एटलीस्ट कॉर्पोरेट इंडिया में, कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंप्रूव हो रहा है या नहीं, या कैपेक्स साइकिल शुरू हो रहा है या नहीं। एक बिजनेसमैन के तौर पे बताइए हमें कि वाकई में इंडिया में कैपेक्स साइकिल शुरू हो रहा है क्या, और आपकी खुद की फैक्ट्रीज एवरेज क्या लेवल पे ऑपरेट हो रही हैं? तो अलग अलग धंधे में 90 से 100% कैपेसिटी पे हमारे प्लांट सब चल रहे हैं, क्योंकि हमारा फोरकास्ट सीजन के लिए अच्छा है। कैपेक्स की बात करें तो लोग अभी लिक्विडिटी मेंटेन करते हुए, कैपेक्स साइकिल हमारे इंडस्ट्री में तो चालू नहीं हुआ है अभी, और देखेंगे कितना टाइम लगेगा, लेकिन शुरू होना चाहिए। अच्छा, मुझे एक पर्सनल बात बताइए गौतम जी, ये इस क्राइसिस से आपकी लर्निंग एज समबडी हु इज रनिंग सच ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुप, एक एज अ बिजनेसमैन लर्निंग आप बताइए, और एक एज अ पर्सन गौतम सिंघानिया की सबसे बड़ी लर्निंग इस क्राइसिस से क्या रही, जो हमने पूरे वर्ल्ड ने एक तरह से बहुत पेनफुली लेकिन टैकल किया और आगे बढ़ रहे हैं हम कोविड क्राइसिस? सबसे बड़ी लर्निंग तो ये है कि होप रखनी चाहिए लाइफ में। आप सवेरे उठ करके निराश नहीं हुई, और एक वो पॉजिटिव माइंडसेट, लीडर को चाहे कुछ भी हो रहा हो, लीडर को तो एक सॉलिड फेस रखना पड़ता है और पॉजिटिव रहना पड़ता है कि हम करके दिखाएंगे। कठिनाई तो सबको है, लेकिन एक वो माइंडसेट होना चाहिए कि हमको जीतना है। वही एक लर्निंग है, उसी से हम डटे हुए हैं कि जीतना है चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, लास्टली आपका बिजनेस जो है रियल एस्टेट का अभी लॉन्च हुआ था। मुझे ठीक से याद है कि एट दैट टाइम रियल एस्टेट वाज नॉट अ वेरी गुड वर्ड। लोगों को लग रहा था कि हम ये लॉन्ग डार्क टनल है और रियल एस्टेट सुधरेगा नहीं, लेकिन लास्ट 1 साल में, 1-1.5 साल में खबरें ये आ रही हैं कि बॉम्बे में 3-4 BHK अवेलेबल ही नहीं है। आप तो इतना अच्छा आपने प्रोजेक्ट थाने में लॉन्च किया है बॉम्बे में, किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है? आपकी इन्वेंट्रीज, बुकिंग्स, क्या लग रहा है आपको? आई थिंक अपना प्रोजेक्ट बहुत अच्छा कर रहा है। 75-80% हमारी लॉन्च इन्वेंट्री बिक चुकी है, चेक्स आ चुके हैं। आज थाना मार्केट में तो हमारा प्रोजेक्ट एकदम नंबर 1 हो गया है। इट इज़ द मोस्ट प्रिफर्ड। मोर सो दूसरे मार्केट से लोग अब चाह रहे हैं कि आकर के यहाँ लें, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जिस तरह से हम बनाया है और जिस तरह से हम डिलीवरी कर रहे हैं, आज इंडिया में क्या दुनिया में शायद हम एक ही रियल एस्टेट कंपनी है जिसने कहा है कि 10 दिसंबर को
2022 में अगले ईयर दिसंबर 10 तारीख को 10 AM पे हम पहला अपार्टमेंट डिलीवर करेंगे। आज कोई बिल्डर ये कमिटमेंट नहीं करता है। लोगों को लगता है, इससे हमारे ब्रांड में बहुत ट्रस्ट आ गया। इन लोगों को दिखता है कि रेमंड कमिटेड है ये स्पेस में। आज मैंने 3 महीने पहले अनाउंस कर दिया है कि 10 दिसंबर 2022 10 बजे सुबेरे पहली चाबी फ्लैट की दी जाएगी और मैंने ये पब्लिक कमिटमेंट किया है और रेमंड का नाम है। रेमंड जब कुछ बोलता है वो करेगा। तो कोई भी हालत में फर्स्ट अपार्टमेंट्स विल बी डिलीवर्ड 10 दिसंबर 10 AM 2022 और इससे एक भयंकर कॉन्फिडेंस बढ़ता है लोगों के माइंड में। लोग आके देखते हैं क्या हो रहा है और हम लोग भी बहुत सीरियस, हमारी टीम भी प्रेशर पे कि डिलीवर, साहब ने बोला है तो डिलीवर करना। राइट, ऑल राइट गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद ET Now स्वदेश से बात करने के लिए और हम लुक फॉरवर्ड करते हैं कि आगे चलते हुए भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग एंगेजिंग कॉन्वर्सेशन आपके साथ करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय। में आगे बढ़ते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए डेट में निवेश कैसे करें? क्या आपको फिक्स डिपॉजिट या PPF के जरिए रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए? अगर डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करना हो तो कैसे करें? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमने आज मनी मंत्रा में बात की DSP म्यूचुअल फंड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनिल घेलानी से। निवेश पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए जो आपको मुनाफा तो कमाकर ही दे, आपके तमाम लक्ष्यों को अचीव करने में आपकी सहायता तो करें, लेकिन साथ ही सबसे बड़ी बात, महंगाई को मात देने में कामयाब रहे। और ये निवेश पोर्टफोलियो आप कैसे बनाएंगे, आपको बताता है मनी मंत्रा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। चलिए, और आज की इस खास पेशकश में मेरे साथ जुड़ रहे हैं बेहद खास मेहमान। मैं स्वागत करना चाहती हूँ DSP म्यूचुअल फंड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनिल घेलानी का। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी मंत्रा में। और लॉन्च के हफ्ते पर आज आप आए हैं ET Now स्वदेश पर, समय निकाल के बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज हम फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स पर सलाह देंगे और निवेशकों को बताएंगे कैसे अपने पोर्टफोलियो को बनाना चाहिए और कैसे आपको डेट निवेश को अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए। लेकिन उससे पहले जो दर्शक मेरे ख्याल से इस शो को देखकर अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत ही करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट टर्मिनोलॉजी को समझना ही शुरू कर रहे हैं अनिल जी, उनके लिए फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स को आप कैसे समझाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी। पहले तो मैं आपके ET Now स्वदेश के पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूंगा और आपके सभी दर्शकों को आप ये मनी मंत्रा के जरिए से एक बहुत अच्छी नॉलेज शेयर कर रहे हैं, उसके लिए आपको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा, फिक्स्ड इनकम के जरिए से किस तरह निवेशकों का पोर्टफोलियो में क्या क्या वो ले सकते हैं ऑप्शन। एक जो कहते हैं ना कि बहुत बार काफी चीजें लर्निंग में होती है, हमारे जहन में रहती है, बट हम बहुत बार उसे भूल जाते हैं। तो एक बेसिक बैकग्राउंड से स्टार्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है कि फिक्स्ड इनकम निवेश के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस, क्या क्या विकल्प होते हैं। तो जैसे कि सबसे पहला अपने पास सबसे बेसिक सिंपल जो है वो होता है फिक्स डिपॉजिट्स, जो बैंक FD जो कहते हैं, और उसमें रिटर्न्स एक तरह से कहे तो फिक्स्ड होते हैं। कोई उसमें मार्क टू मार्केट मूवमेंट या कोई भी तरह का बाजार में जो उतार चढ़ाव होता है इंटरेस्ट रेट का, उससे उसका कोई वैल्यू में चेंज नहीं होता है। इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड रहता है और उसमें एक हद तक एक गारंटी भी रहती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स के तहत अप टू 5 लाख रुपीज की आपकी बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट रहे तो उसकी गारंटी भी रहती है। तो वो सबसे फर्स्ट एक बेसिक आपका निवेश का इंस्ट्रूमेंट हो गया फिक्स्ड इनकम के लिए। दूसरा ऑप्शन जो आपके पास रहता है वो होता है कंपनी के बॉन्ड्स में। तो कुछ भी काफी सारे कंपनीज होते हैं, उनके NCDs या बॉन्ड्स होते हैं, समवॉट सिमिलर टू द बैंक की FD की तरह। उसमें रिटर्न्स का क्वांटम या कूपन रेट फिक्स्ड रहता है, पर उसमें ऑफ कोर्स कोई गारंटी वगैरह नहीं रहती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से, जैसे बैंक में होती है। तो वो एक थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। और यूजुअली बैंक की FD थोड़ा सा डिपेंडिंग ऑन द वो कंपनी का क्रेडिट रेटिंग प्रोफाइल वगैरह, आपको थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट रेट टिपिकली स्पीकिंग रहता है। तो एक कहते हैं ना कि ये
दो एक ट्रेडिशनल थिंकिंग के हिसाब से चले आ रहे हैं, एक हद तक फिक्स्ड इनकम के और मीन्स है। इसमें हम अपने फिक्स्ड डिपॉजिट, पीपीएफ और तमाम तरह के इन्वेस्टमेंट्स को जोड़ सकते हैं, जहां पर हमें एक फिक्स्ड ब्याज दर मिलती है एक समय के बाद। लेकिन इसी के साथ साथ आपका भी मेरे ख्याल से जो पहला निवेश था वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में था, फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट में था, अनिल जी? बिल्कुल बिल्कुल सही। तो जैसे अगर मैं भी एक तरफ पीछे देखूं तो जब भी मेरी फर्स्ट सैलरी आई तो मेरे फादर ने ही कहा कि काम कर, एक अपनी लोकल जो बैंक है घर के बाजू में जहाँ पे अपने अकाउंट है वहाँ पे एक आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट चालू कर दीजिए, मतलब एवरी मंथ एक अमाउंट में जाता रहेगा। क्योंकि मेरे पिताजी ने मतलब जो मेरे ग्रैंडफादर थे उन्होंने उनको भी यही सजेस्ट किया था। तो एक जनरेशनल जो एक माइंड रिकॉल होता है कि आपको फिक्स्ड इनकम कुछ पैसा डालना है मींस फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ अ बैंक, वो एक हद तक बहुत जनरेशनल वे में चली आ रही एक प्रथा है कि फिक्स्ड डिपॉजिट में आपको निवेश करना चाहिए। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और अब बात आज के हमारे स्वदेश हीरो की। आज के स्वदेश हीरो हैं रमेश जयंतीलाल चौहान। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने ग्लोबल मार्केट में धमक रखने वाली कोका कोला तक को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया। बिसलेरी जैसे ब्रांड आज की तारीख में मिनरल वाटर का दूसरा नाम बन चुका है। चलिए देखते हैं इनकी सक्सेस स्टोरी। कोका कोला जैसी ग्लोबल कंपनी को टक्कर भारत में कोई दे पाया तो वो थे थम्स अप, लिम्का, माजा और गोल्ड स्पॉट। टक्कर ऐसी दी कि कोका कोला ने भारत में बड़े ग्रोथ के लिए इन्हें 90 के दशक में खरीद लिया। भारत को इन आइकॉनिक और देसी फ्लेवर से रूबरू कराने का काम किया है रमेश जयंतीलाल चौहान ने। 80 साल के पार होने के बावजूद अब भी रमेश चौहान अपने बिजनेस ऑपरेशंस में एक्टिव हैं। उन्होंने भारत को ऐसे कई ड्रिंक्स दिए, लेकिन एक ऐसा ब्रांड जो उनके दिल के करीब रहा, जिसे उन्होंने कोका कोला को बेचा नहीं बल्कि खुद उसे इस मुकाम तक ले आए कि वो बन गया मिनरल वाटर का दूसरा नाम। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की स्वदेश ग्रोथ स्टोरी है बिसलेरी। किसी भी मार्केट में नया प्रोडक्ट लाने के लिए अक्सर सबसे पहले डिमांड और टारगेट पॉपुलेशन की रिसर्च होती है, लेकिन बिसलेरी के मामले में प्रोडक्ट पहले आया और फिर बनी डिमांड। ऐसा समय जब पानी को खरीदकर पीना भारतीयों की आदत नहीं थी। देश में मिनरल वाटर की डिमांड में तब और अब में जो फर्क है उसे समझना हो तो बिसलेरी को भी समझना होगा। समझदार जानते हैं कि हर पानी की बोतल बिसलेरी नहीं, इसलिए सिर्फ साल 1969 में इटली की मिनरल वाटर कंपनी को फेलिस बिसलेरी से 4 लाख रुपए में खरीदा गया था। थम्स अप और लिम्का को बनाने वाले रमेश चौहान ने 27 साल की उम्र में भारतीय बाजार में बोतल बंद मिनरल वाटर लॉन्च किया। चौहान मानते हैं कि अपने सॉफ्ट ड्रिंक कारोबार के साथ बिसलेरी ब्रांड को कोका कोला को ना बेचने का फैसला उनके लिए सही रहा है। घाट का पानी पीने के बजाय अब लोग ट्रैवल के वक्त पसंद करते हैं पैकेज्ड वाटर। सिर्फ ट्रैवल ही क्या, घर हो या ऑफिस हो, हर जगह आता है बोतल बंद पानी। इस सेगमेंट में सबसे पहले जिस कंपनी का नाम आता है वो है बिसलेरी। कंपनी की ग्रोथ और पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी हिसाब से लगा सकते हैं कि एक दिन में कंपनी 9 लाख बोतलों का उत्पादन करती है। मिनरल वाटर सेगमेंट में बिसलेरी का 60% मार्केट शेयर है। बिसलेरी ने कई दशकों के इस सफर में ये कर दिखाया है कि पैकेज्ड वाटर के कारोबार में कितना इनोवेशन किया जा सकता है। कांच की बोतलों से शुरू हुए इस सफर ने पहले पीवीसी का रुख किया और जल्द ही पेट बोतल पर शिफ्ट हो गए। 1990 में कंपनी ने 1 लीटर की पेट बोतल को लॉन्च किया। उसके बाद कंपनी ने घरों और दफ्तरों के लिए 20 लीटर वाली बोतल बाजार में उतारी। ऐसे ही जैसी जरूरत वैसे प्रोडक्ट बनाए जाने लगे, जैसे ट्रैवल के लिए 2 लीटर की बोतल और मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंस के लिए छोटी बोतलें। ये शिफ्ट इसलिए भी अहम है कि इससे कंपनी की पहुंच में कई गुना बढ़त हुई। पानी और बोतलों से ज्यादा कंपनी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन चुनौती रही है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से लागत बढ़ जाती है। यही वजह है कि प्रोडक्शन का डिसेंट्रलाइजेशन बेहद जरूरी है। अब देश भर में बिसलेरी के 126 ऑपरेशनल प्लांट हैं। भारत में इस तरह की पॉपुलैरिटी हासिल करने में कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ने अहम भूमिका निभाई है। अब 4,500 से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स बिसलेरी के साथ हैं और 5,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रक हैं।
बिस्लरी पानी के प्यूरिफिकेशन के साथ ही बोतल भी खुद के ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में बनाती है। कंपनी के वॉल्यूम का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि बिस्लरी की मुंबई स्थित प्लांट में हर 1 मिनट में 520 बोतलों का उत्पादन और पैकेजिंग फुल ऑटोमेटिक लाइन द्वारा किया जाता है। भारत में वर्टिकल लाइन लगाने वाली पहली बेवरेज कंपनी भी बिस्लरी है। भारत की आर्थिक तरक्की के साथ ही बिस्लरी के प्रोडक्ट्स भी घर घर तक पहुंचे हैं। अब कंपनी 20 लीटर की बोतलों की डोर स्टेप डिलीवरी भी करती है। 250 मिलीलीटर से लेकर 20 लीटर तक हर साइज में प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। प्रीमियम वाटर सेगमेंट में वेदिका ब्रांड के लिए कंपनी हिमालय से पानी सोर्स करती है। कंपनी की आय का बड़ा हिस्सा अब भी मिनरल वाटर से ही आता है, लेकिन बिस्लरी नए सेगमेंट्स में एंट्री करने से पीछे नहीं रही। कंपनी ने फिजी ड्रिंक सेगमेंट में सोडा, लेमनोटा और फॉन्सो जैसे प्रोडक्ट्स लाए हैं। हाल ही में बिस्लरी ने हैंड प्यूरिफायर्स में भी कदम रखा है। इस दौर में जब कंपनियां ज्यादा से ज्यादा ESG कंप्लायंट होना चाहती हैं, तब प्लास्टिक से पर्यावरण को होने वाले नुकसान पर भी ध्यान देना जरूरी है। बिस्लरी का कहना है कि इस्तेमाल में किया गया प्लास्टिक वेस्ट नहीं है, बल्कि रिसाइक्लेबल होने के कारण उसकी वैल्यू है। इसी सोच से कंपनी ने अब तक रिसाइकल के लिए 7,500 टन प्लास्टिक जमा किया है। एक किताब में बतौर एंटरप्रेन्योर अपने सफर को बताते हुए रमेश चौहान कहते हैं कि वे किसी अन्य देश में जाकर 200वां ब्रांड बनने की इच्छा नहीं रखते, वो भी तब जब वे भारत में पहले नंबर पर हैं। जोखिम लेकर और अपने फैसलों पर डटे रहकर उन्होंने आज बिस्लरी को हर घर तक पहुंचाया है। भारत के एंटरप्रेन्योर्स यही जज्बा रखते हैं कि जहां चाह और लगन हो, वहां कुछ भी असंभव नहीं। चलिए, तो हमारे स्वदेश हीरो रमेश चौहान हमारे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। रमेश जी, सबसे पहला सवाल साफ तौर से आपकी ग्रोथ को लेकर होगा। ये बताएं, शुरुआत तब हुई जब डिमांड नहीं थी, आपने कैसे इतनी ग्रोथ हासिल की, तरक्की की कहानी क्या रही, बताएं। स्टार्टिंग में तो ग्लास बॉटल में किया था। वो ग्लास बॉटल बहुत महंगा हो गया और ट्रांसपोर्टेशन बहुत डिफ़िकल्ट हो गया, इसलिए वो प्लास्टिक में गया। अब प्लास्टिक में भी फर्स्ट इट वाज अ PVC बॉटल एंड देन केम दिस PET. PET is much superior to PVC. So ये PET से बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया और बहुत सारे जगह पे बनाना चालू कर दिया। सो एवरी प्लांट हमारे जो है वो अपनी बॉटल बनाती है फ्रॉम ऑथराइज्ड प्री-फॉर्म मेकर एंड दैट्स हाउ इकोनॉमिक्स इज ब्रॉट अबाउट। नाउ ये बिजनेस बढ़ा कैसे है? बाय मेकिंग इट मोर अवेलेबल, कि जितना हर एक जगह पे पहुंच जाए तो उतना सेल बढ़ेगा। द सीक्रेट ऑफ एनी कंज्यूमर प्रोडक्ट इज द अवेलेबिलिटी, कैसे हो वो देखना है। बिल्कुल, काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा होगा रमेश जी, लेकिन ये बताएं कि इस ग्रोथ से जुड़े कुछ आपके खास किस्से होंगे, कुछ कहानियां होंगी, उसके बारे में हमें कुछ बताएं। किस तरह से आपको सपोर्ट मिला, चुनौतियां आखिर क्या क्या रही आपके रास्ते में? सपोर्ट के लिए बेसिकली यही देखना है कि माल सब कहाँ पहुँचे, और इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और पॉपुलेशन बहुत स्प्रेड आउट है, तो वो पॉपुलेशन स्प्रेड आउट होने से डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स वेरी क्रिटिकल। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ कंपटीशन भी काफ़ी क्रिटिकल होगा आपके लिए। कंपटीशन को लेकर क्या क्या चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा, ये बताएं। तो ऐसा कुछ नहीं, बेसिक है कि भाई बिजनेस बहुत बड़ा है। बिल्कुल।
और ये बड़ा बिजनेस में बहुत सारे प्लेयर है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ नो इफेक्ट। द थिंग इज कि जो लोकल प्लेयर्स हैं वो भी बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द मार्केट कि ये सब लोकल प्लेयर्स दे वर्क ओनली in a limited area around the plant, because otherwise transportation and reach becomes difficult. बिल्कुल, लेकिन रीच के बारे में अगर मैं कुछ कहना चाहूँ तो देखिए, रीच तो ऐसी है कि देश के हर कोने में बिस्लेरी मौजूद है और आपने ये जो पकड़ बनाई है, ये जो धाक जमाई है, उसके पीछे आपकी योजना क्या रही, रणनीति क्या अपनाई आपने? आप जो कहते हैं वो बराबर नहीं है कि भाई सब कहाँ पहुँचा नहीं है। अच्छा। और पहुँचाना है। अच्छा। वो हमारा ऑब्जेक्टिव है और उसके लिए काम करना पड़ता है। बिल्कुल, लेकिन इस वक्त जो आपको सुन रहे हैं रमेश जी, जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे, क्या सुझाव देंगे, वो अपने कारोबार में कैसे आगे बढ़ें? नहीं, अभी हर एक लोग को अपना स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। और देखिए, पानी सबको पिलाना इस इंडियन कल्चर कि जब कोई भी मेहमान आए उसको सबसे पहले पानी ऑफर होता है और उसके बाद पूछते हैं कि चाय, कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक के कुछ चाहिए। बिल्कुल। तो पानी ही है, मस्ट। बिल्कुल, पानी तो पानी है, सही कहा आपने, लेकिन पानी का फर्क लोगों ने अब समझा है। ये बताएं कि कैसे बिस्लेरी ने मार्केट लीडर की जो हैसियत है, जो जगह है, वो हासिल की? देखिए, बेसिकली बिस्लेरी इज प्रिफर्ड बिकॉज सेफ्टी के सिक्योरिटी कि पानी को एनालाइज करने कोई बैठ नहीं सकता है, और एनालाइज करने जाओगे तो पानी का नीड भी चला जाएगा। और फैक्ट इज कि ये म्यूनिसिपल वाटर और लेक वाटर के वेल वाटर, दे ऑल आर कंटेमिनेटेड, एंड दैट इज वाई पीपल प्रिफर टू पे for water. Now, if you are paying for water, might as well go for the best. और बेस्ट और दूसरे में प्राइस का फ़र्क कुछ खास नहीं है, तो इट इज़ प्रिफर्ड टू हैव बिस्लेरी ओवर एनी अदर ब्रांड। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन चर्चा में आपने कुछ समय पहले ये भी कहा कि कुछ जगहों पर पहुंच अभी बढ़ानी है, तो किन राज्यों में पहुंच बढ़ाना आप चाहते हैं और वहां ग्रोथ को लेकर आपके प्लान्स क्या हैं? भाई, वो तो काम कभी खत्म होना नहीं है। सही कहा। और पॉपुलेशन इतना है जी कि सबको पहुंचते पहुंचते 2-3 लाइफ टाइम चाहिए। बिल्कुल, लेकिन साथ ही दिलचस्प बात यह है कि नए नए सेगमेंट्स में भी आप एंट्री ले रहे हैं। हैंड प्यूरिफायर्स सेगमेंट में भी आप कदम रख रहे हैं, तो यहाँ पर किस तरह की ग्रोथ दिखाई दे रही है, किस तरह से आपकी योजना चल रही है? नहीं, वो स्टार्टिंग है। अच्छा। और एकदम लेट है, बट इट इज जो हमारा हैंड प्यूरिफायर इज अ क्लास अपार्ट। इट्स अ wonderful product and can't be compared with what is there in the market. So it will take time for it to pick up. The market is filled with the earlier products. बिल्कुल, लेकिन ये बताएं कि आखिर फोंजो जैसे अलग प्रोडक्ट्स की जो रेंज है आपकी, उसमें किस तरह का रिस्पांस और लोगों की दिलचस्पी दिखाई दे रही है? नहीं, वो आप जो हमारा फ्रूट फ्लेवर ड्रिंक का रिस्पॉन्स अच्छा है, बट इट विल टेक टाइम बिकॉज वो नया कैटेगरी हो गया। फ्रूट फ्लेवर कार्बोनेटेड ड्रिंक है ही नहीं मार्केट में,
तो ये मार्केट इसका डेवलप करना पड़ेगा। बिल्कुल, चलिए उम्मीद करते हैं कि बिस्लरी की ही तरह आपके तमाम सेगमेंट्स को भी कामयाबी की नई ऊंचाई मिले और नए मुकाम तक वो पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी, समय निकालकर हमसे बात करने के लिए। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं कुछ और बड़ी एक्सक्लूसिव खबरों की ओर। कोविड नियमों में ढील के बाद अब देश की इकॉनमी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है, खासकर एक्सपोर्ट सेक्टर जिसने रफ्तार पकड़ ली है। देश की अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा किस ओर जा रही है, इन तमाम मुद्दों पर हमारे सहयोगी राजेश सिंह ने बात की केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से। आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और हमारे साथ है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी। उनसे बात करते हैं देश की इकोनॉमी के बारे में और एक्सपोर्ट्स के बारे में, जिस पे पिछले कुछ महीनों में उन्होंने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं। सर, मुझे बताया गया है कि पिछले 6 महीने में यानी 21 सितंबर तक का जो फिगर है उसमें देश ने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया है $185 बिलियन का। ऐसा कैसे हुआ? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार जब से कोविड काल शुरू हुआ बहुत बल दे रहे हैं कि इस चुनौती को अवसर में कैसे बदला जाए। अलग अलग निर्णय लिए गए पिछले 12-14 महीने में, 18 महीने में, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को गति मिले। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के दौरान, बजट के दौरान, पीछे जैसे हाल ही में हमने 56,000 करोड़ जितने पुराने ओवरड्यूज हैं एक्सपोर्ट इंसेंटिव सब दे दिए एक साथ ही, अभी 2-3 महीने में पूरा दे देंगे। इसके पहले पीएलआई स्कीम्स 13 क्षेत्रों में आई है, जिससे भारत में उत्पादन बढ़ेगा। रॉडटेप के रेट्स तय हो गए, अनाउंस हो गए हैं, सबको पता है कि अब क्या उनके ड्यूटीज वापस मिल जाएंगी। ROSCTL के माध्यम से टेक्सटाइल क्षेत्र को बहुत बड़ा उछाल मिलेगा। तो मैं समझता हूँ एक सीरीज में स्टेप्स लिए गए और इन सब स्टेप्स का साथ साथ में प्रधानमंत्री जी ने स्वयं विश्व में हमारे सब मिशंस के साथ चर्चा की कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है, उनको ट्रेड के ऊपर भी चिंता करनी है, उनको नया व्यापार के अवसर ढूंढने हैं। तो मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी ने बहुत प्रोत्साहन दिया इस क्षेत्र को और हमारे सब निर्यातकों ने मेहनत की है। बड़ा उत्साह है आज एक्सपोर्ट कम्युनिटी में और इसके कारण ही हम 21 सितंबर तक $185 बिलियन का एक्सपोर्ट कर चुके हैं और जब तक ये वर्ष पूरा होगा तो शायद ये नंबर और अच्छा अधिक बढ़ जाएगा। बिल्कुल सर, जो चाइना में जो पावर क्राइसिस हो रहा है, जिस पर प्रोडक्शन हिट हुआ है, क्या आपको लगता है इंडिया के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है और उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर हम अपने 400 बिलियन का जो टारगेट है डॉलर का उसे मीट कर पाएंगे? भाई साहब, एक देश में क्या होता है नहीं होता है वो नहीं, पर एक पूरे विश्व में लोग चाहते हैं कि अच्छे देशों के साथ काम करें, विश्वसनीय देशों के साथ काम करें, मित्र देशों के साथ काम करें जहाँ कानून व्यवस्था अच्छी हो, और ऐसे में भारत के लिए बड़े अवसर उपलब्ध है। एक टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में आपको पूछना चाहें कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएशन होता है, वहाँ इंडिया जो है वो अब बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों से क्यों पिछड़ रहा है? जो एक्सपोर्टर्स हैं उनका ये कहना है कि ड्यूटी डिसएडवांटेज है वहाँ पे। कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार कपड़ा क्षेत्र में है। बांग्लादेश लीस्ट डेवलप कंट्री का अभी तक उसको दायरा मिला हुआ है, उसके कारण उसके प्रोडक्ट्स पे ड्यूटी नहीं लगती है। वियतनाम का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है यूरोपियन यूनियन के साथ, उसके कारण उसके प्रोडक्ट्स पे ड्यूटी नहीं लगती है। भारत के प्रोडक्ट्स पे हम डेवलपिंग नेशन है, हम लीस्ट डेवलप कंट्री से आगे चले गए, तो इससे हमारे प्रोडक्ट्स पे ड्यूटी लगती है। इसी को मद्देनजर रखते माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ चर्चा की है, पोर्चुगल में जो समिट हुआ, और अब उन्होंने मान लिया, मंजूरी दी है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस यूके के साथ भी शुरू हो गई है, यूरोपियन यूनियन के साथ भी। यूएई के साथ तो 22 तारीख को ही मैंने अनाउंस किया है जब उनके मंत्री यहाँ आए हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रही है, कल मेरी मीटिंग है, उनके मंत्री आ रहे हैं। तो हर तरफ से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम भारत को एक विश्व शक्ति बनाने में, अर्थव्यवस्था को सुधारने में लगे हुए। तो आप देख रहे हैं ईटी नाउ में आज के लिए इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।